प्यारे छात्र छात्राओं, मॉडर्न स्टडी सेंटर के हिंदी प्रभाग में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आप लोगों से मिलकर बड़ी खुशी होती है। बुढ़ापे में एक लगता है कि बड़ा संबल मिल गया है, क्योंकि आप ही तो देश का भविष्य है। आपको बनाने का मतलब है, आपका निर्माण का मतलब है देश का निर्माण। नई पीढ़ी ही तो देश का भविष्य होते हैं। जो व्यक्ति नई पीढ़ी का निर्माण करते हैं, वास्तव में वे देश के निर्माता होते हैं। ऐसे निर्माता पद पर पहुंचने के कारण मुझे खुशी भी होती है, एक गौरव भी होता है कि मेरा ज्ञान सार्थक हो रहा है। तो इस तरह एक अपेक्षा के साथ आज हम पाठ शुरू कर रहे हैं। मॉडल सेट 3। अपेक्षा यह है कि आप अच्छी तैयारी करेंगे, परीक्षा में अच्छा अंक प्राप्त करेंगे। तो अच्छे अंक प्राप्ति की अपेक्षा में आप लोगों के द्वारा अच्छे अंक की प्राप्ति की अपेक्षा में पाठ आरंभ करते हैं। तो आज हमारा पाठ है मॉडल सेट। पहले आप लोगों को 2 सेट बता दिया गया है, 2 सेट पर चर्चा हो गई है। आज हम तीसरे सेट की चर्चा कर रहे हैं। देख रहे हैं आप लोगों के सामने क्या सब प्रश्न आ सकते हैं। उन सारे प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, उन सारे प्रश्नों का हल करेंगे। आशा है कि आप लोग ध्यान से सुनेंगे, अच्छी तैयारी करेंगे, प्रश्नोत्तर का अभ्यास करेंगे। तो इसी के साथ पाठ आरंभ करते हैं। आप देख रहे हैं कि आप लोगों को 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। पहले के समय में 60 ही पूछे जाते थे, अब 100 पूछे जाते हैं, जिसमें 50 प्रश्नों का उत्तर देना है। 50 प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रश्न चाहे 100 रहे, 60 रहे, इससे ज़्यादा आप लोगों को मतलब नहीं रखना है। वैसे अभी तत्काल नए नियम में कहीं कोई परिवर्तन न हो जाए, तब तक 100 प्रश्न ही पूछे जाते हैं। तो इन 100 प्रश्नों में 50 प्रश्नों का उत्तर आप लोगों को देना है। तो पाठ आरंभ करते हैं। देख रहे हैं यहाँ पर किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर चुनें। पहला है आपका परलोक। आपने पढ़ा होगा उपसर्ग और प्रत्यय। शब्द संरचना में उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, ये सब महत्वपूर्ण पाठ है। तो आपका पहला प्रश्न है उपसर्ग से। पर में कौन उपसर्ग होगा? पर उपसर्ग होगा। लोक में पर आप लगा दीजिएगा तो परलोक बन गया। पर उपसर्ग है, अर्थात ए उत्तर। काल के कितने भेद हैं? बहुत हल्का सा प्रश्न है। आप लोग बचपन से ही सुनते पढ़ते आए हैं कि काल के 3 भेद होते हैं। आपने अंग्रेजी में भी पढ़ा होगा। अंग्रेजी और हिंदी में मिलाकर आप लोगों ने एक कविता भी सुनी होंगी। बीता पास्ट कहाता, भूत है प्रेजेंट मौजूद, आने वाला फ्यूचर जान, यही तीनों रखो ध्यान। तो आपने देखा कि काल के 3 भेद होते हैं। आप यहाँ पर देखें, बी का 3 हो जाएगा, अर्थात ये कह लीजिए कि इस प्रश्न का उत्तर बी हो जाएगा। ओ सदानीरा पाठ में किस नदी का वर्णन किया गया है? ओ सदानीरा पाठ में गंडक नदी का वर्णन किया गया है। आप गंडक देख लीजिए, यहाँ पर सी में है। जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे क्या कहते हैं? जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे अग्रज कहते हैं, और पीछे हुआ हो तो अनुज कहते हैं। तो आपने अनुज और अग्रज दोनों को जान लिया। तो अग्रज यहाँ पर देख लीजिए, पहले की बात हो गई तो बी है, तो इसका उत्तर बी हो जाएगा। शिव के उपासक को क्या कहते हैं? शिव के उपासक को शैव कहते हैं। इसी संदर्भ में आप यह भी जान लीजिए, शक्ति के उपासक को शाक्त कहते हैं, विष्णु के उपासक को वैष्णव कहते हैं। तो यहाँ पर शिव के उपासक की बात की गई है, तो इस तरह इसका उत्तर बी हो जाएगा। कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के 8 भेद होते हैं। कारक के संदर्भ में आप जान लें कि सामान्य तौर पर प्रश्न पूछा जाता है, कारक के कितने भेद होते हैं। तो 8 उत्तर लिखेंगे आप। यहाँ पर देख रहे हैं डी होगा इसका उत्तर। लेकिन इसमें एक और चीज़ ध्यान रहे, यदि कहीं पूछ दे सर्वनाम के कितने कारक हैं,
तब आप 8 नहीं लिखेंगे, तब आप 7 ही कहेंगे। सर्वनाम में संबोधन नहीं होता है, एक कारक हट जाता है, इसीलिए सर्वनाम के 7 ही कारक होते हैं। आगे देखते हैं, समाज का विशेषण क्या होगा? समाज का विशेषण सामाजिक होगा, तो इसका उत्तर ए हो जाएगा। विवाह कौन सा लिंग है? विवाह पुल्लिंग शब्द है, विवाह पुल्लिंग शब्द है, शादी स्त्रीलिंग है, विवाह पुल्लिंग है। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा बी। हाथ का मैल होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? हाथ का मैल होना मुहावरे का अर्थ है तुच्छ होना, बहुत मामूली चीज होना। तो यहाँ पर उत्तर आप देख रहे हैं सी हो जाएगा। आस्तीन का सांप होना मुहावरे का अर्थ निकट का दुश्मन, बिल्कुल दोस्त जो है दुश्मन का काम करे तो उसी को कहते हैं आस्तीन का सांप। निकट का दुश्मन यानी दोस्त बनकर जो दुश्मनी करे वही। तो आप यहाँ पर देख लीजिए निकट का दुश्मन, तो डी हो जाएगा। तूती बोलना मुहावरे का अर्थ, तूती बोलना चलती होने की बात होती है, धाक जमने की, जमाने की बात होती है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए बी उत्तर हो जाएगा इसका। अंगूठा चूसना मुहावरे का अर्थ, अंगूठा चूसना मुहावरे का अर्थ होगा बाल बुद्धि का होना, अर्थात उत्तर हो जाएगा बी। मुट्ठी में करना मुहावरे का अर्थ वश में करना, मुट्ठी में करना मुहावरे का अर्थ था वश में करना, वश में करना ए है, तो इसका उत्तर ए हो जाएगा। गाल बजाना मुहावरे का अर्थ, गाल बजाना मुहावरे का अर्थ होता है बड़ाई करना, डींग हाँकना। तो आप यहाँ पर देख लीजिए डींग हाँकना ए है, तो उत्तर ए हो जाएगा। मनोहर का संधि विच्छेद क्या होगा? मनोहर का संधि विच्छेद मनः जोर हर हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख लीजिए मनः जोर हर ए में है, तो उत्तर ए हो जाएगा। गृह शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? गृह शब्द का पर्यायवाची गेह, यहाँ पर आप देख लीजिए गेह बी में है, तो बी हो जाएगा इसका उत्तर। आयात शब्द का विलोम क्या होगा? आयात शब्द का विलोम निर्यात होता है, निर्यात आप देख लीजिए ए में है, उत्तर ए हो जाएगा। कान काटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? मात देना, कान काटना मुहावरे का अर्थ होगा मात देना। तो आप देख लीजिए ए हो जाएगा इसका उत्तर। कौन आ रहा है, इसमें कौन क्या है? यहाँ पर कौन शब्द जो है वह क्या है? आपको ऑप्शन दिया गया है सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। तो कौन यहाँ पर सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए सर्वनाम है, तो बी हो जाएगा इसका उत्तर। वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया? वैशाली महोत्सव का बीजारोपण जगदीश चंद्र माथुर ने किया। वहाँ के कलेक्टर बन के गए थे, IAS ऑफिसर थे जगदीश चंद्र माथुर, कलेक्टर बन के गए थे, तो उन्होंने वैशाली महोत्सव का आरंभ किया था। तो आप यहाँ पर देख लीजिए जगदीश चंद्र माथुर, बी हो जाएगा इसका उत्तर। दशानन कौन समास है? दशानन बहुब्री समास है, ए हो जाएगा उत्तर। अनाथ कौन समास है? अनाथ नए समास होगा, तो ए हो जाएगा उत्तर। रसोई घर कौन समास है? रसोई घर तत्पुरुष समास है, ए हो जाएगा इसका उत्तर। वनगमन में कौन तत्पुरुष है? तत्पुरुष में ध्यान रहे कि तत्पुरुष के 6 भेद हैं, तत्पुरुष के 6 भेद हैं, और कर्म से लेकर अधिकरण तक उसका कारक का जो भेद है वही भेद तत्पुरुष का है। तो स्वाभाविक रूप से उस कारक का जो चिन्ह होगा वही तत्पुरुष का भी हो जाएगा। जैसे वनगमन में कौन तत्पुरुष है, तो इसका विग्रह होगा वन में गमन, में आ गया, में अधिकरण कारक का चिन्ह है। तो आप यहाँ पर देखें अधिकरण तत्पुरुष कहाँ है? ए में है, तो उत्तर ए हो जाएगा। छीन काया कौन समास है? छीन काया में आप देख रहे हैं काया के पहले छीन विशेषण है, तो जिससे समासिक पद के पहले विशेषण होता है वह कर्मधारय समास होता है। आप देख लीजिए यहाँ पर ए में कर्मधारय है, तो इसका उत्तर ए हो जाएगा। प्रतिदिन कौन समास है? यहाँ पर दिन के पहले प्रति लगा हुआ है, प्रति अव्यय है, इसीलिए अव्ययभाव होगा, तो ए हो जाएगा उसका उत्तर। भाई बहन कौन समास है? भाई और बहन इसका विग्रह होगा जिस समास का विग्रह करने पर और आ जाए, यानी कोई भी कनेक्टर आ जाए, योजक चिन्ह आ जाए,
तो वैसी स्थिति में वह द्वंद्व समास होता है। तो आप देख लीजिए भाई बहन में ए में द्वंद्व है तो उसका उत्तर ए हो जाएगा। सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा? सत जोड़ जन। आप यहां पर देखिए ए में सत जोड़ जन लिखा हुआ है, उत्तर ए हो जाएगा। यशोदा का संधि विच्छेद क्या होगा? यशः जोड़ दा, यशोदा होगा, ए हो जाएगा इसका उत्तर। उज्ज्वल में कौन संधि है? यहाँ पर ध्यान रहे कि आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है कि उज्ज्वल का संधि विच्छेद जो करेंगे तो वह संधि विच्छेद किस संधि का उदाहरण होगा, ये सेंस है इसका। तो उज्ज्वल में कौन संधि है? तो उत जोड़ ज्वल आप उज्ज्वल करते हैं, व्यंजन संधि का रूप है उत जोड़ ज्वल, व्यंजन संधि है। तो आप यहाँ पर व्यंजन संधि देखें बी में है, उत्तर बी हो जाएगा। सूर्योदय में कौन संधि है? सूर्य जोड़ उदय। आपने देखा सूर्य में य में अ है और उधर आगे उ है तो अ और उ का मेल हो रहा है, ओ बन रहा है, स्वर के साथ स्वर का मेल है तो स्वाभाविक रूप से यह स्वर संधि है। स्वर संधि में भी गुण संधि का उदाहरण है। आप यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर जितना दिया गया है वह स्वर संधि का ही भेद दिया गया है, उसमें गुण संधि है तो बी होगा इसका उत्तर। पवन में कौन संधि है? पवन में अयादि संधि होता है। पवन का जब आप संधि विच्छेद करेंगे पू जोड़ अन तो वह पू जोड़ अन अयादि संधि का उदाहरण है तो बी हो जाएगा इसका उत्तर। अन्वय का संधि विच्छेद क्या होगा? अन्वय का संधि विच्छेद अनु जोड़ ए हो जाएगा। देख लीजिए अनु जोड़ ए बी में है तो उत्तर बी हो जाएगा। लघुर्मी किस संधि का उदाहरण है? लघु जोड़ उर्मी। तो आप देख रहे हैं उ और उ का मेल होकर दीर्घ उ बन रहा है तो स्वाभाविक रूप से यह स्वर संधि का उदाहरण है और स्वर संधि में भी यह दीर्घ संधि का उदाहरण है। तो यहाँ पर दीर्घ की और गुण की तो बात नहीं है, केवल स्वर और व्यंजन की बात है, स्वर व्यंजन विसर्ग, तो यह स्वर संधि का उदाहरण है तो बी हो जाएगा इसका उत्तर। विष का विशेषण क्या होगा? विष का विशेषण विषैला होगा। जहर का जहरीला, विष का विषैला। तो यहाँ पर आप देख लीजिए बी है विषैला तो बी हो जाएगा इसका उत्तर। बाएं हाथ से तीर चलाने वाले को क्या कहते हैं? बाएं हाथ से तीर चलाने वाले को सब्यसाची कहते हैं। तो आप देख लीजिए यहाँ सब्यसाची कहाँ है? बी में, तो उत्तर बी हो जाएगा। जिस स्त्री ने सूर्य न देखा हो को क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं दो रूपों में, अपश्या सूर्यम, अपश्या सूर्यम, अपश्या नहीं देखा, सूर्यम सूर्य को, तो सूर्य को जिस स्त्री ने न देखा हो अपश्या सूर्यम। बी इसका उल्टा रूप भी आप दे सकते हैं, सूर्यम अपश्या भी यह हो सकता है। यदि आपको ऑप्शन ऐसा दिया जाता है तो वह भी सही माना जाएगा, सूर्यम अपश्या या अपश्या सूर्यम। तो यहाँ पर आप चुनेंगे बी को तो उत्तर बी हो जाएगा। विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होगा? विद्वान का स्त्रीलिंग विदुषी होगा, बी हो जाएगा उत्तर। चिड़िया शब्द कौन वचन है? ध्यान रहे कि चंद्रबिंदु या अंत वाले शब्द स्त्रीलिंग या अंत वाले स्त्रीलिंग शब्द के ऊपर यदि आप चंद्रबिंदु लगाते हैं तो स्वाभाविक रूप से वह बहुवचन हो जाता है। जैसे चिड़िया है, गुड़िया है, बुढ़िया है, इन सारे शब्दों के ऊपर ज्यों ही आप चंद्रबिंदु लगाएंगे तो वह बहुवचन में बदल जाएगा। यहाँ पर आप देख लीजिए बहुवचन बी में है, उत्तर बी हो जाएगा। अधिनायक में कौन उपसर्ग है? अधिनायक में नायक में अधि लगा हुआ है तो अधि आपको उपसर्ग है, देख लीजिए बी में अधि लगा हुआ है, उत्तर बी हो जाएगा। दैनिक में कौन प्रत्यय है? दिन में एक प्रत्यय लगने से दैनिक बनता है तो एक देख लीजिए बी में है तो उत्तर बी हो जाएगा। अग्नि किस प्रकार का शब्द है? अग्नि तत्सम शब्द है, आग तद्भव, अग्नि तत्सम। तो यहाँ पर आप देख लीजिए तत्सम कहाँ है? बी, तो उत्तर बी हो जाएगा। प्रभाग में प्र किस भाषा का उपसर्ग है? प्र संस्कृत भाषा का उपसर्ग है। यहाँ पर आप देख लीजिए बी में संस्कृत है तो उत्तर बी हो जाएगा। हम सफर में हम क्या है?
ध्यान रहे कि हम शब्द का प्रयोग सर्वनाम के उत्तम पुरुष में भी किया जाता है। मैं का बहुवचन हम होता है। जैसे अंग्रेजी में आई का प्लूरल वी होता है, इसी तरह हिंदी में मैं का बहुवचन हम होता है, लेकिन उर्दू में हम उपसर्ग है। तो यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि ये हम सफ़र में हम उपसर्ग है। तो हम क्या है, तो हम उपसर्ग होगा। यहाँ पर हम सर्वनाम वाला जो बहुवचन है वो नहीं होगा, उपसर्ग है। तो उत्तर हो जाएगा आपको बी। लंबोदर किस प्रकार का शब्द है? लंबोदर योगरूढ़ शब्द है, क्योंकि इसका संधि विच्छेद तो आप कर सकते हैं, यौगिक में संधि विच्छेद किया जाता है, लंबा जोड़ उदर, ये यौगिक। लेकिन यदि विशेष अर्थ दे रहा है तो वही यौगिक शब्द बहुव्रीहि ये योगरूढ़ का उदाहरण हो जाता है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, लंबोदर योगरूढ़ का उदाहरण है, तो बी हो जाएगा। कमर कसना का अर्थ क्या होगा? कमर कसना का अर्थ होता है एकदम तैयार होना, पूरी तरह तैयार हो जाना। जैसे परीक्षा देने के लिए छात्र अब कमर कसने लगे हैं, तैयार होने लगे हैं। तो आप यहाँ देख लीजिए, बी है तैयार होना, तो बी हो जाएगा इसका उत्तर। छाती पर सांप लौटना का अर्थ, छाती पर सांप लौटना का अर्थ होता है ईर्ष्या होना, द्वेष होना। तो यहाँ पर बी में आप देख रहे हैं ईर्ष्या होना, उत्तर बी हो जाएगा। 9-2-11 होना का अर्थ क्या होगा? 9-2-11 मुहावरे का अर्थ होगा भाग जाना। जैसे पुलिस को देखकर चोर 9-2-11 हो गया, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भाग जाना अर्थ है, तो बी हो जाएगा। खुद या स्वयं किस सर्वनाम का उदाहरण है? ध्यान रहे कि मैं खुद पढ़ लूँगा, खुद चला जाऊँगा, स्वयं पढ़ लूँगा, स्वयं चला जाऊँगा, इस तरह का प्रयोग निजवाचक सर्वनाम में होता है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए निजवाचक कहाँ है, बी में, तो उत्तर बी हो जाएगा। दीपक शब्द कौन लिंग है? दीपक शब्द पुल्लिंग है, तो आप पुल्लिंग देख रहे हैं बी में, तो उत्तर बी हो जाएगा। लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? लहना सिंह उसने कहा था कहानी का पात्र है, ए में आप देख रहे हैं, उत्तर ए हो जाएगा। छप्पे पाठ के कवि का नाम क्या है? छप्पे पाठ के कवि का नाम नाभादास है, तो नाभादास देख लीजिए ए में है, उत्तर ए हो जाएगा। करवट पाठ के कवि का नाम क्या है? करवट पाठ के कवि का नाम मलिक मोहम्मद जायसी। तो यहाँ पर पूरा नहीं लिख करके केवल जायसी लिखा गया है, आप देख लीजिए ए में जायसी, तो उत्तर ए हो जाएगा। मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? मोहन राकेश का जन्म 1925 में हुआ था। तो आप यहाँ पर देख लीजिए 1925 ए में है, तो उत्तर ए हो जाएगा। तुलसी की माँ का नाम क्या था? तुलसी की माँ का नाम हुलसी। आपने एक पंक्ति सुनी होगी, हुलसी सुत तुलसी चाहत है कछु और। इस तरह का तुलसी ने पत्र लिखा था रहीम को, तो उसी संदर्भ में ये माना जाता है कि तुलसी की माँ का नाम हुलसी। तो यहाँ हुलसी आप देख रहे हैं ए में, तो उत्तर ए हो जाएगा। जायसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? जायसी का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। आपने पढ़ा होगा कब्र अमेठी, जायस प्रदेश पुराना नाम है, कब्र अमेठी में है, तो वहीं पर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो वहीं पर जायसी का जन्म हुआ था, उन्होंने अपना नाम ही जायसी रख लिया। जायस प्रदेश में जन्म लेने के कारण उन्होंने अपना नाम जायसी रख लिया। तो खैर उससे अभी आपको मतलब नहीं है, आपको केवल प्रदेश का नाम चुनना है, तो उत्तर प्रदेश ए हो जाएगा उसका उत्तर। भूषण के आश्रयदाता कौन थे? आप जानते हैं कि भूषण के मुख्य आश्रयदाता दो थे, एक का नाम शिवाजी और दूसरे का नाम छत्रसाल। तो यहाँ छत्रसाल की बात नहीं आई है, केवल शिवाजी की बात आई है, तो आप यहाँ पर ए को चुनेंगे, इसका उत्तर ए हो जाएगा। अब इसके बाद आगे देख रहे हैं जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? जयशंकर प्रसाद का जन्म ऑप्शन में आप देख रहे हैं वाराणसी, इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ, तो इसका उत्तर होगा बनारस। बहुत बड़े तंबाकू के व्यापारी के परिवार में इनका जन्म हुआ था। नाम यह था सुंघनी साहू का परिवार, शिवरत्न साहू इत्यादि के परिवार में इनका जन्म हुआ, बड़े अमीर परिवार में।
तो आप यहाँ पर उत्तर देख रहे हैं, वाराणसी लिखा हुआ है ए में, तो उत्तर ए हो जाएगा। मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या था? मुक्तिबोध का पूरा नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध। तो यहाँ पर गजानन माधव आप देख रहे हैं ए, उत्तर ए हो जाएगा। अज्ञेय किस वाद के कवि हुए? अज्ञेय प्रयोगवाद के कवि हुए। तो आप देख रहे हैं प्रयोगवाद ए में लिखा हुआ है। मालती किस कहानी की पात्रा है? मालती रोज कहानी की पात्रा है। रोज कहानी की नायिका मालती है, नायक महेश्वर है, जो लेखक अर्थात अज्ञेय के सगे संबंधी के अंतर्गत आते हैं। तो खैर उससे आपको मतलब नहीं है, अभी आपको मतलब है मालती किस कहानी की पात्रा है। तो रोज, कभी कभी आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है कि रोज कहानी की नायिका कौन है? तो मालती। आगे, जयप्रकाश नारायण प्रसिद्ध हुए किस रूप में? लोकनायक के रूप में। तो उत्तर हो जाएगा ए। आप लोकनायक देख रहे हैं ए, याद रहे जननायक कर्पूरी ठाकुर को कहा जाता है। लोकनायक जयप्रकाश बाबू को और जननायक कर्पूरी ठाकुर को, ये याद रखना होगा। तो उसका उत्तर ए हो जाएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान की मौत किस दुर्घटना में हुई? सुभद्रा कुमारी चौहान की मौत कार दुर्घटना में हुई। कार दुर्घटना में हुई, इसका उत्तर हो जाएगा ए। सिपाही की मां एकांकी उद्धृत है, किस किताब से उद्धृत है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए में ही है, अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकीय संकलन है, किताब का नाम है, उसी से उद्धृत है सिपाही की मां। ए हो जाएगा इसका उत्तर। शिक्षा पाठ कौन सी विधा है? शिक्षा पाठ कौन सी विधा है? यह भाषण है। आपने पढ़ा होगा कि गद्य या काव्य की कई और विधाएं होती है, खासकर गद्य में। गद्य में जैसे नाटक है, उपन्यास है, रेखाचित्र है, संस्मरण है, निबंध है, डायरी है, आलोचना है, बहुत सारी विधाएं हैं। उन सारी विधाओं में एक विधा भाषण भी है। तो शिक्षा पाठ भाषण है, ए हो जाएगा इसका उत्तर। ओ सदानीरा में सदानीरा किसे कहा गया है? सदानीरा गंडक को कहा गया है। इसका उत्तर ए हो जाएगा। नारी की पराधीनता कब शुरू हुई? नारी की पराधीनता कृषि सभ्यता के साथ ही शुरू हो गई। तो आप यहाँ देख रहे हैं कृषि सभ्यता के विकास के साथ, उत्तर ए हो जाएगा इसका। चांद का मुंह टेढ़ा के रचनाकार का नाम क्या है? चांद का मुंह टेढ़ा के कवि का नाम मुक्तिबोध है। मुक्तिबोध बड़े जटिल बिंब के कवि माने गए हैं और जटिल बिंब का सर्वोत्तम उदाहरण चांद का मुंह टेढ़ा कविता में है। एक कविता का भी नाम है और एक किताब का नाम भी है। यह कविता सबसे महत्वपूर्ण कविता है, इसीलिए उस पुस्तक का नाम ही रख दिया गया चांद का मुंह टेढ़ा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं चांद का मुंह टेढ़ा रचनाकार का नाम, तो मुक्तिबोध अर्थात बी हो जाएगा। उर्वशी के कवि का नाम, उर्वशी के कवि का नाम रामधारी सिंह दिनकर है। यहाँ दिनकर देख रहे हैं, बी हो जाएगा उत्तर। तुलमुल कोलाहल कलह में कविता कहाँ से ली गई है? तुमुल कोलाहल कलह कविता कामायनी से उद्धृत है, कामायनी के श्रद्धा सर्ग से उद्धृत है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए कामायनी, उत्तर बी हो जाएगा इसका। भूषण ने किसकी तलवार का वर्णन किया है? आप लोगों को जो पढ़ना है भूषण की कविता, उसमें दो कवित्वों को पढ़ना है। एक कवित्व शिवाजी की वीरता से संबंधित है और दूसरा कवित्व छत्रसाल की बर्छी का वर्णन है, तलवार का वर्णन है, अर्थात छत्रसाल की वीरता से संबंधित है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए भूषण किसकी तलवार का वर्णन, भूषण ने किसकी तलवार का वर्णन किया है? तो छत्रसाल की तलवार, अर्थात उसका उत्तर हो जाएगा बी। हार जीत साहित्य की कौन सी विधा है? हार जीत साहित्य की गद्य कविता है। आप यहाँ पर देख लीजिए गद्य काव्य, बी हो जाएगा इसका उत्तर। श्रेष्ठ बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? श्रेष्ठ बातचीत सिर्फ दो लोगों के बीच हो सकती है। दो आप देख लीजिए बी, तो उत्तर हो जाएगा बी। उसने कहा था कहानी कितने खंडों में है? कितने खंडों में है? तो यह कहानी 5 खंडों में विभक्त है। कहीं कहीं पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, उसको आप सुधार कर पढ़ेंगे।
यहाँ पर खंडों के बदले खरों लिखा गया है, कहीं अनुस्वार छुटा हुआ है, तो ये सब तनिक देखना है, प्रिंट के गड़बड़ी के कारण ऐसा हो जाता है। तो यह कहानी 5 खंडों में बटी हुई है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। लहना सिंह किस नंबर का जमादार था? लहना सिंह सिख राइफल नंबर 77 का जमादार था। तो आप यहाँ 77 देख रहे हैं बी में, तो उत्तर बी हो जाएगा इसका। दिनमान के संपादक कौन थे? दिनमान के संपादक अज्ञे थे। अज्ञे का पूरा नाम आपने सुना होगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं दिनमान के संपादक अज्ञे, पूरा नाम नहीं देकर उपनाम ही लिख दिया गया है, उसी में चुनना है, तो इसका उत्तर बी हो जाएगा। कोणार्क नामक एकांकी के लेखक का नाम क्या है? कोणार्क एकांकी के लेखक का नाम जगदीश चंद्र माथुर। तो आप यहाँ जगदीश चंद्र माथुर देख रहे हैं, बी में है, तो उत्तर बी हो जाएगा। मलयज की पहली डायरी कहाँ से लिखी गई है? मलयज ने कई डायरियाँ लिखी है, कई जगहों से लिखी है, 10-12 डायरियों को आप लोगों को पढ़ना है। उसमें पहली डायरी रानीखेत है, तो आप यहाँ रानीखेत देख रहे हैं ए में, उत्तर ए हो जाएगा। तिरिच क्या होता है? तिरिच एक बड़ा विषैला जीव होता है, जंतु होता है, जिसके काटने से आदमी मर भी सकता है, बड़ा जहरीला होता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं रोग, तो रोग नहीं होगा, मच्छर नहीं ही है, जानवर ये भी नहीं है, तो कीट है, इसका उत्तर हो जाएगा कीट, बी हो जाएगा इसका उत्तर। तुलसी किस प्रकार के कवि थे? तुलसी समन्वयवादी कवि थे, सबों को मिलाकर चलने वाले थे। समन्वय का अर्थ होता है सबों को मिलाना, समन्वय मेल जोल वाले कवि थे। उन्होंने शैव शाक्त वैष्णव सबों को एक धरातल पर, एक पृष्ठभूमि में ला दिया, एक दूसरे से जोड़ दिया। इस तरह समन्वयवादी कवि माने जाएंगे कौन? तुलसी। माने जाते हैं, जाएंगे नहीं, माने जाते हैं, तो उत्तर बी हो जाएगा। रंभाती गो खरकन में पंक्ति किस कविता की है? यह कविता सूरदास के पद से उद्धृत है। सूरदास के पद में यह पंक्ति आई है, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। पंजाब की भाषा और लिपि की समस्या के लेखक का नाम क्या है? पंजाब की भाषा और लिपि समस्या पर भगत सिंह ने लिखा, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? यह पंक्ति जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखी गई है। आप देख लीजिए जगदीश चंद्र माथुर, ओ सदानीरा पाठ से यह उद्धृत है, तो आप यहाँ पर डी इसको उत्तर मानेंगे। तुलसीदास के पद कहाँ से उद्धृत हैं? तुलसीदास के पद उनकी बड़ी महत्वपूर्ण रचना विनय पत्रिका से उद्धृत है। तुलसीदास के विषय में आप जानते हैं कि उनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना का नाम रामचरितमानस है, लेकिन विनय पत्रिका भी महत्वपूर्ण रचना है। सबसे महत्वपूर्ण रचना हो या नहीं, लेकिन महत्वपूर्ण रचना है। तो यहाँ पर आपको देखना है तुलसीदास के पद कहाँ से उद्धृत है, तो विनय पत्रिका, उत्तर बी हो जाएगा। मलयज ने एमए किस विषय में किया? मलयज ने एमए अंग्रेजी से किया था। मलयज ने अंग्रेजी से एमए किया, तो उत्तर हो जाएगा ए। ओम प्रकाश किस प्रकार के कथाकार हुए? ओम प्रकाश दलित साहित्यकार माने जाते हैं, दलित आंदोलन के साहित्यकार माने जाते हैं, तो इसका उत्तर ए हो जाएगा। जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या था? जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम जिद्दू कृष्णमूर्ति था, तो ए हो जाएगा उत्तर। कामायनी के कवि का नाम क्या है? कामायनी के कवि का नाम जयशंकर प्रसाद, जिनको संक्षेप में आप प्रसाद भी कहते हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए बी जयशंकर प्रसाद लिखा हुआ है, उत्तर बी हो जाएगा। मलयज का मूल नाम क्या था? मलयज का मूल नाम भरत जी श्रीवास्तव था। मलयज का मूल नाम भरत जी श्रीवास्तव था, तो यहाँ पर बी हो जाएगा इसका उत्तर। जख्म पर धूल कविता के कवि का नाम क्या है? जख्म पर धूल कविता के कवि का नाम मलयज ही होगा।
यहाँ पर आप देख लीजिए ए में मलयज लिखा हुआ है, उत्तर ए हो जाएगा। अज्ञेय का पूरा नाम क्या था? अज्ञेय का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन था। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, ए हो जाएगा उत्तर। इसमें एक चीज़ स्पष्ट कर लीजिए, आपको लगता होगा कि यह नाम बड़ा है, वास्तव में ये नाम बड़ा है नहीं, सिर्फ समझने की ज़रूरत है। भारत के कुछ प्रदेश के कुछ जातियों में पिता का नाम पुत्र के नाम से जुड़ जाता है, यानी पुत्र के नाम के साथ पिता का नाम भी जुड़ा होता है। जैसे आपने गांधी जी के विषय में जाना होगा, गांधी जी का नाम मोहनदास करमचंद गांधी है, तो यहाँ पर मोहनदास उनका असली नाम है और करमचंद उनके पिता का नाम है। ठीक इसी तरह सच्चिदानंद इनका असली नाम है और हीरानंद तो इनके पिता का नाम है। दोनों नाम जोड़ देने के कारण यह नाम लंबा लगता है, अन्यथा ये है नहीं। ये आप जान जाएंगे तो आसानी से आप इनके पूरे नाम को याद रख सकते हैं। सच्चिदानंद इनका असली नाम है, हीरानंद इनके पिता का नाम है, तो दोनों मिला के नाम लिखने की परंपरा, इसीलिए नाम लंबा लगता है। तार सप्तक के संपादक कौन थे? आप जानते हैं कि प्रयोगवाद काल में एक बड़ी महत्वपूर्ण कविता की किताब निकलती थी। उसको लोग किताब नहीं कहते थे, पत्रिका कहते थे। 7 कवियों की वह कविताएं होती थी, रचनाएं होती थी। 7 कवियों की रचनाओं का संकलन हुआ करता था, उसी संकलन को तार सप्तक कहते, और उसके प्रधान संपादक होते थे अज्ञेय। तो आप यहाँ पर अज्ञेय देख लीजिए, बी, यानी प्रयोगवादी काल में एक पत्रिका निकलती थी। उस पत्रिका को आप पत्रिका के रूप में नहीं समझें, कविता की किताब समझें। कविता की किताब निकलती थी, 7 कवियों की कविता किताब, उसी का नाम था तार सप्तक 7 कवियों का, और उसके प्रधान संपादक थे कौन? अज्ञेय। तो आप यहाँ ए देख रहे हैं। आगे है मालती, अज्ञेय की कौन लगती है? मालती आप जानते हैं कि रोज कहानी की नायिका है और उस कहानी के लेखक का नाम अज्ञेय है। तो इस तरह यहाँ पर मालती और अज्ञेय में संबंध है, और वह संबंध क्या है? आप यहाँ देख रहे हैं, केवल संबंधों का ही नाम लिखा गया। बहन, दूर के रिश्ते की बहन लगती थी, तो उत्तर हो जाएगा ए। संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक का नाम क्या है? संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक का नाम रामधारी सिंह दिनकर। आप यहाँ पर देख लीजिए, पूरा नाम नहीं लिखा हुआ है, केवल उपनाम लिखा हुआ है, बी में दिनकर लिखा हुआ है, तो उत्तर बी हो जाएगा। संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक हुए दिनकर, बी हो गया। दिनकर की पहली काव्य कृति कौन सी है? दिनकर की पहली काव्य कृति प्रणभंग है। आप यहाँ पर प्रणभंग देख रहे हैं, सी में है, उत्तर सी हो जाएगा। शेखर एक जीवनी के लेखक का नाम क्या है? शेखर एक जीवनी के विषय में जान लीजिए, यह 2 खंडों में लिखा गया उपन्यास है। बहुत भारत का बड़ा महत्वपूर्ण उपन्यास, भारतीय भाषाओं में इसका महत्व तो है ही, ये हिंदी का उपन्यास है, लेकिन भारतीय भाषाओं में, सभी भाषाओं में इसका स्थान है। यानी भारत के श्रेष्ठ उपन्यासों में एक उपन्यास शेखर एक जीवनी भी है। और इतना ही नहीं, विश्व स्तर का भी यह उपन्यास माना जाता है, विदेशी लोग भी इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो शेखर एक जीवनी के लेखक का नाम क्या है? तो शेखर एक जीवनी के लेखक का नाम हुआ अज्ञेय। तो उत्तर हो जाएगा बी। जायसी का जन्म स्थान कहाँ है? जायसी का जन्म स्थान आपको पहले ही बता दिया गया है, जायस प्रदेश। जायस प्रदेश है कहाँ? कब्र अमेठी। कब्र अमेठी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जायस कब्र अमेठी, बी हो जाएगा इसका उत्तर। क्लर्क की मौत पाठ के लेखक का नाम क्या है? आपने पढ़ा होगा, दिगंत भाग 2 के अंत में 3 कहानियां प्रतिपूर्ति की हो, और वो तीनों कहानियां विदेशी लेखक के द्वारा लिखी गई है, और उसका हिंदी अनुवाद कर आप लोगों को विदेशी साहित्य के विषय में भी थोड़ा बहुत परिचय कराने के लिए लिखा गया है। और उसी से लिखा, उसमें पहला है क्लर्क की मौत, उसके लेखक हुए चेखव।
चेखव का पूरा नाम हुआ अंतोन चेखव। तो ये चेखव ए हो जाएगा। अब आगे देखिए, हेनरी लोपेज कहाँ के शिक्षा मंत्री बने। हेनरी लोपेज की कहानी आप लोगों ने पढ़ी होगी, पेशगी, और उस के विषय में आप जानते होंगे कि अफ्रीका के थे। तो अफ्रीका में ही कांगो है, तो वहीं के शिक्षा मंत्री बने थे हेनरी लोपेज। तो ये हो जाएगा इसका उत्तर। जयप्रकाश बाबू के बचपन का नाम क्या था। जयप्रकाश बाबू के बचपन का नाम बाउल था, तो उत्तर बाउल हो जाएगा। तो इस तरह आपने पाठ पूरा कर लिया। अब आपको इसके लिए अभ्यास करना है। अभ्यास के अपेक्षा में अब आप लोग यहाँ पर आंसर शीट देखेंगे, यानी आंसर शीट के सहारे आप अभ्यास को पूरा करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर आप लोगों की सुविधा के लिए आंसर शीट हमने दे दिया है कि आप पहले अभ्यास करें, उस अभ्यास में उत्तर सही है या गलत है इसका मिलान आप इस आंसर शीट से कर लें। तो इसी के साथ अब पाठ आपका समाप्त होता है। आप लोगों को पाठ सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब फिर मिलेंगे दूसरे पाठ में, तब तक के लिए विदा, धन्यवाद।